हेलो टू ऑल, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल #GoInBiology। तो हम अपने सफर को आगे बढ़ा रहे थे और जिसमें हमने एक चैप्टर की शुरुआत की थी, फर्स्ट चैप्टर ऑफ 11th एनसीईआरटी, द लिविंग वर्ल्ड। और लिविंग वर्ल्ड में आज हम पार्ट 1 पर बात कर चुके हैं। आज हम बात कर रहे हैं पार्ट 2 पर। तो आई होप आप ये अच्छे से समझ रहे होंगे चीजों को। कल के हमने प्रीवियस चैप्टर में कुछ डिस्कस किया था अबाउट द लाइफ, लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स, कुछ डिफरेंसेस के बारे में बात कर रहे थे। और इस चैप्टर में अब आगे हम जब बढ़ रहे हैं तो हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक पर बात कर रहे हैं कि विच कैरेक्टरिस्टिक आज फाउंड इन लिविंग बीइंग्स। लिविंग बीइंग्स हैव द मेनी टाइप्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक, बट विच आर द इंपॉर्टेंट फॉर द डिस्क्राइब ऑफ लिविंग थिंग्स। तो हमने कल बात की डेवलपमेंट एंड ग्रोथ की। ग्रोथ के भी ट्विन कैरेक्टर्स को हमने पढ़ा कि जिसके अंदर का द इंक्रीज ऑफ मास एंड इंक्रीज ऑफ इंडिविजुअल्स, तो वहां हमने उनके ट्विन कैरेक्टर्स की बात की, डेवलपमेंट की भी बात की। इसके साथ हमने वहां पर ग्रोथ को भी देखा। एंटीसिपेशन होता है, इंटरनल ग्रोथ होता है, और एक एक्रिएशन होता है जो एक्सटर्नल ग्रोथ होता है। एक्सटर्नल ग्रोथ हम मोस्ट ऑफली नॉन लिविंग थिंग्स यानी माउंटेन्स वगैरह में देखते हैं, जबकि जो इंटरनल डेवलपमेंट होता है उसको एंटीसिपेशन में हमने इंक्लूड किया। इसके साथ हमने कुछ ग्रोथ को देखा, प्रोटोप्लाज्मिक और एपोप्लाज्मिक। आई होप आपको वो अच्छे से समझ में आई होगी। आज जो हम बात करने वाले हैं उन्हीं कैरेक्टरिस्टिक पर बात कर रहे हैं कुछ आगे चलकर। टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट द मेटाबॉलिज्म। द मेटाबॉलिज्म इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फॉर द डिफाइनिंग फॉर द लिविंग ऑर्गेनिज्म, because the metabolic activities are the sum total of chemical reactions. In every living organism have the metabolic characteristic for represent us. So we now discuss about the metabolic. So please concentrate here. So first of all, metabolism. So what is a metabolism? So what is the metabolism? It is a sum total in this about the characteristic in the sum total of various biochemical reactions. So first of all, metabolism क्या है? The sum total of various biochemical reaction occurring in cell, यानी एक कोशिका में वो सारी जो क्रियाएं यानी sum total of reactions जो हो रही हैं उन सबको मेटाबॉलिज्म कहा जा रहा है। तो यानी मेटाबॉलिज्म एक ऐसा डिफाइनिंग कैरेक्टर है जो लिविंग बीइंग्स को नॉन लिविंग बीइंग्स से पूरी तरह से अलग बनाता है। So you understand the metabolism is an important defining feature and characteristic for the differences between the non-living things and living things. So now we concentrate. So metabolism, it is a sum total of various biochemical reaction occurring in a cell. एक कोशिका में होने वाले reactions की हम बात करें तो वो metabolism. अब what is a metabolism? The metabolism can be divided in two parts. Anabolism and catabolism. So anabolism is a constructive and catabolism is a destructive. So I have mentioned here that metabolism can be divided in two parts. So first of all, anabolism and second is catabolism. So anabolism is most often found in living lower organisms and you can say in between the plants. So एनाबॉलिज्म क्या है? कंस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव इट इज अ फॉर्मेशन ऑफ सिंपल टू कॉम्प्लेक्स फॉर्म, कि जिसमें छोटी चीजों से कुछ बड़ी और कॉम्प्लेक्स चीजों का फॉर्मेशन किया जाता है। तो एनाबॉलिज्म एक क्रिएटिंग है एंड कैटाबॉलिज्म एक डिस्ट्रक्टिव है जिसमें चीजों को तोड़ा जाता है, ब्रेक डाउन किया जाता है। सो एनाबॉलिज्म इज अ कंस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव का मीनिंग क्या है कि यहां अगर हम देखें तो प्लांट्स होते हैं, दे अब्सॉर्ब मिनरल्स एंड आयंस फ्रॉम द सॉइल एंड कैन परफॉर्म एंड टू मेक द फूड इन द लीव्स विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। तो आप देख रहे हैं कि कंस्ट्रक्टिव है। दूसरा, इट विल बी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस। कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस कैसे? इट विल बी सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। तो अगर आप देखें तो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस यानी एनाबॉलिज्म में क्रिएट किया जा रहा है सिंपल कंपोनेंट टू कॉम्प्लेक्स एंड इज एग्जांपल ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस इज एनाबॉलिज्म, इट इंक्लूड इन मेटाबॉलिज्म। तो प्लांट शो एनाबॉलिज्म, इट मेक टू सिंपल फॉर्म टू कॉम्प्लेक्स फॉर्म with the help of anabolism method. So anabolism including metabolism.
So plants show anabolism. Now other thing of the metabolism, the catabolism. Catabolism is a opposite to the anabolism. What is difference between anabolism and catabolism? The catabolism is a destructive reaction. Which type of reaction? This is a destructive reaction, and the breakdown of complex substance is an important thing. So here you can say the complex breakdown to simple. In this mechanism, the breakdown of complex substance, complex to simple. Example, respiration and digestion. You know about the, in our functioning of the digestive system, we can know about the starch is break down into the with the help of salivary amylase in maltose, isomaltose and small dextrins. So you can say the catabolism is a destructive reaction. It will be breakdown of complex substance into the सिंपल सब्सटेंस, तो वहां ये तोड़ा जाता है. तो आप समझ पा रहे हैं मेटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म. तो रेस्पिरेशन एंड डाइजेशन, एंड वी कैन से द मेटाबॉलिज्म इज an important feature can be defined with the living things and non-living things. Living things show metabolism, but non-living things not show metabolism, any type of metabolism. So I think you are know about this thing. Next, we will discuss about the reproduction. Reproduction is an important characteristic in our life, but reproduction is not essential for the survival. कि बहुत important तो है, लेकिन जीने के लिए important नहीं है. Reproduction क्या है? We will discuss about the reproduction unit. Reproduction में produce same organism. हम produce करते हैं same organism. The reproduction is a formation of new individuals. That's right. The simple organism to higher organism can be reproduced and growth of the same species. But it is not a defining character of the survival and living things and non-living things. But we can say that some organism cannot reproduce in all of the life just like that. So reproduction, the formation of new individuals. So what is reproduction? The formation of new individuals, and then it is not essential for survival. तो ये जीने के लिए जरूरी नहीं है कि रिप्रोडक्शन जीने के लिए जरूरी है. क्यों? कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो कभी रिप्रोडक्शन नहीं करते, लेकिन फिर भी वो रहते हैं यहाँ पर. जस्ट सपोज दैट एग्जांपल ऑफ म्यूल, वी कैन से हियर द एग्जांपल ऑफ म्यूल. म्यूल में रिप्रोडक्शन नहीं होता, लेकिन वो सरवाइव करते हैं. यू कैन से एनी अनदर एग्जांपल ऑफ द honeybees workers. They cannot show reproduction, वहां भी reproduction नहीं होता. तो it is not essential for the survival. कि reproduction जीने के लिए जरूरी नहीं है, लेकिन reproduction से हम हमारी same species को आगे जरूर बढ़ा सकते हैं. तो you can know about the reproduction, and it is not a defining feature of life. It is very important statement for the NCERT, the defining feature of life. So you can know about the metabolism and reproduction. So metabolism is a defining feature with the difference between the non-living thing and living thing. But reproduction is a not defining feature of life. और ये life के लिए एक defining feature नहीं है. दूसरा हम देखें is some example of mule. Mule cannot reproduce, but they are survive of the life. Next, so understood metabolism and reproduction. Now, a special characteristic of the homeostasis. So homeostasis, it can say the balance organism to the environment. कि अपने आप को हम अपने वातावरण के अनुसार बनाते हैं, यानी एक क्रिएट करते हैं चीजों को कि जिसके अराउंडेड हमारी बॉडी के अंदर चीजों को इक्वल किया जाए. सो होम्योस्टेसिस एक बैलेंस है जिसमें एनवायरमेंटल कंडीशंस और ह्यूमन बॉडी के इंटरनल कंडीशंस को मेंटेन किया जाता है. सो इंटरनल बॉडी बैलेंस टू एनवायरमेंट, बाहर से. जैसे कैसे आप यू कैन नो अबाउट द ऑस्मोरेगुलेशन एंड थर्मोरेगुलेशन मेंटेनिंग. अगर हम पानी ज्यादा पीते हैं तो यूरिन के अंदर वाटर एक्सेस में होता है, लेकिन अगर हम पानी कम पीते हैं तो यूरिन के अंदर वाटर एक्सेस कम हो जाता है. सो यानी मेंटेन करता है बॉडी. सो दिस इज इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द लिविंग थिंग्स इन लाइफ, होम्योस्टेसिस. सो होम्योस्टेसिस द इंटरनल बॉडी बैलेंस टू द एनवायरमेंट, यानी एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग या एनवायरमेंट
के साथ हम हमारी बॉडी को एक मेंटेन करने का काम करते हैं। नेक्स्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्शियसनेस। सो कॉन्शियसनेस is a very important characteristic for the defining of the life. So consciousness क्या है? Consciousness जिसे हम चेतना कह रहे हैं। Consciousness है कि मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ, मुझे पता है कि मैं जीवित हूँ, यानी मैं लिविंग थिंग हूँ। एक कॉन्शियसनेस एक नॉन लिविंग थिंग के पास नहीं है, तो हम कॉन्शियस हैं हर चीज के लिए। सो कॉन्शियसनेस वो चेतना है जो हमें अपना प्रेजेंट बताती है, पता लगाती है कि आई एम लिविंग हियर, आई एम प्रेजेंट हियर, आई एम टॉकिंग टू यू। So consciousness is awareness surrounding the response to external stimuli. Suppose that I have the many sensory organs. You know about the sense of smell, sense of taste, sense of hearing, and sense of vision. So हम देख रहे हैं कि यहाँ awareness of surrounding and response to external stimuli, कि अगर हमारे अंदर एक कॉन्शियसनेस है तो हम एक्सटर्नल स्टिमुलेशन के प्रति एक रेस्पॉन्स करते हैं। सपोज दैट if the hair it touch a hot plate, you can remove your hand and other thing। तो हमारी स्किन ने उस स्टिमुलेशन को एक्सेप्ट किया है। फिर उसके आप देखेंगे कि हम क्या करेंगे, वहां से अपने उस हाथ को हटा लेंगे। तो यानी एक सेंस है जो रेस्पॉन्स करता है एक्सटर्नल स्टिमुलेशन के प्रति, और हम वहां से अपने हाथ को हटा लेंगे। अगर हमें कोई गर्म चीज या कुछ, हमारे अंदर जो कॉन्शियसनेस होती है वो फिजिकल भी होती है, केमिकल भी होती है, बायोलॉजिकल भी होती है। सो कॉन्शियसनेस इज ए इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फॉर द डिफाइनिंग ऑफ लाइफ एंड लिविंग थिंग्स। सो कॉन्शियसनेस हमारे अंदर बिल्कुल प्रेजेंट है, द अवेयरनेस ऑफ द सराउंडिंग एंड रिस्पांस टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। अगर मैं टेबल को टच करूं तो उसे पता नहीं चलेगा कि उसे किसी ने टच किया है, बट इफ यू विल बी टच टू मी, आई फील इट, कि मुझे पता चलेगा कि आपने मुझे टच किया है। इट इज नॉन एज कॉन्शियसनेस। ओके, नेक्स्ट, प्लांट डू नॉट हैव सोफिस्टिकेटेड सेंस ऑर्गन, उनके पास कोई स्पेशल सेंस ऑर्गन्स नहीं होते, बट इट विल बी द स्टिमुलेट या इट विल बी द कॉन्शियसनेस अबाउट द लाइट। आपको याद होगा सूरजमुखी सनफ्लावर, तो सनफ्लावर में जहां सनलाइट्स होती है तो सूरजमुखी का पौधा यानी फ्लावर भी उसी डायरेक्शन में मूवमेंट करता रहता है। तो यानी लाइट, टेम्परेचर, मॉइस्चर एंड पॉल्यूटेंट्स एंड अदर थिंग्स can be affected to plant and they show as the consciousness, suppose that. Okay, that and a example will be mentioned here, the folding of leaves। आपने कई बार एक छुई मुई लाजवंती का एक पौधा देखा होगा, तो जब हम उसको कई बार टच करते हैं तो उसकी जो लीव्स होती है वो श्रिंक हो जाती है। ऐसा होता क्यों है? वी कैन नो अबाउट दैट, कि लीव्स में से वाटर लॉस कर दिया जाता है। ये हम आगे जाकर के पढ़ेंगे कि कुछ तरह का मूवमेंट है। लेकिन वहां पर फोल्डिंग ऑफ लीव्स यानी मिमोसा प्यूडिका और लाजवंती, इसके अंदर जब हम किसी चीज को टच करते हैं तो इट विल बी फील ए सेंस, यानी हमारी कॉन्शियसनेस पता चल रहा है जिसके प्रेजेंट के अंदर वो उस मूवमेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो ये अपन एक एग्जांपल के थ्रू यहाँ पर प्लांट्स में पढ़ सकते हैं, फोल्डिंग ऑफ लीव्स मिमोसा प्यूडिका। नेचर को बहुत अच्छे से बनाया है क्रिएटर्स ने। उसके साथ हम देख सकते हैं कि बहुत सारे डिफाइनिंग फीचर्स, बहुत सारे डिफाइनिंग एक्टिविटीज यहाँ इंक्लूड हैं जिन्हें हम अपने सफर में आगे बढ़ते हैं। बायोलॉजी इज अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। इफ यू फील, अगर आप उसे सच में फील करते हैं तो यू कैन अंडरस्टैंड अबाउट द बायोडाइवर्सिटी, अबाउट योर लाइफ, अबाउट योर सेल्फ। तो हमें अच्छा लगता है उसके बारे में जानकर कि हम कुछ नया सीख रहे हैं, कुछ के बारे में जान रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। सो नाउ कंटिन्यू आवर लेक्चर। ह्यूमन बीइंग्स हैव सेल्फ कॉन्शियस। बस हम यहां देख सकते हैं कि ह्यूमन बीइंग्स हैव सेल्फ कॉन्शियस, कि हमारे पास खुद की एक सेल्फ कॉन्शियस होती है जो हमें हमेशा पता लगाती है, जिसके अंदर अवेयरनेस ऑफ सेल्फ हमारे बारे में पता होता है कि मैं एक लिविंग थिंग हूँ, मेरे अंदर हार्ट है, हार्ट बीट हो रहा है। यानी कॉन्शियसनेस है इस सिस्टम के अंदर, कि जिसके अंदर हम समझ सकते हैं कि ह्यूमन बीइंग्स हैव द सेल्फ कॉन्शियस, कि सेल्फ कॉन्शियस ह्यूमन बीइंग्स में प्रेजेंट होता है। दूसरा, आपको मैं बोलना चाहूंगा कि कॉन्शियसनेस कैन बी शो लोअर ऑर्गेनिज्म टू हायर ऑर्गेनिज्म। हाउ? एग्जांपल लाइक, तो आप अगर आप समझे तो अगर हम यहां मेंशन करें तो आपने देखा होगा कि द प्रोटोजोआ टू हायर एनिमल्स,
शो कॉन्शियसनेस, क्योंकि अगर हम प्रोटोजोआ एक एग्जांपल लें अमीबा का, तो अमीबा को हम जब वाटर के अंदर रखते हैं तो वहां देखते हैं कि इट विल बी कॉन्शियस अबाउट द वाटर मिनरल्स। अगर वहां पर एल्केलाइन वाटर है, फ्रेश वाटर है, तो इट विल बी रिस्पोंड सराउंडिंग द वाटर, तो वो रिस्पोंड करेगा। इसके साथ कॉन्शियसनेस के साथ वो अपने साथ होम्योस्टेसिस करेगा, मेंटेन करेगा अपनी बॉडी को विद द हेल्प ऑफ द आयन एक्सचेंज, जिसे हम आगे बाद में पढ़ने वाले हैं। दूसरा देखिए आप, एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पर लिखी है एडेप्टेशन। एडेप्टेशन क्या है कि अपने आप को एडेप्ट करना सराउंडिंग एनवायरनमेंट के तहत। जैसे जब हमारी बॉडी का एक लिमिटिंग एक फिक्स टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस, तो जब सर्दियां आती हैं तो हम हमारी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए कुछ वूलन्स यानी कुछ गर्म कपड़ों को पहन लेते हैं, तो मेंटेन करते हैं। दूसरा यानी एडेप्ट हो जाते हैं। दूसरा ऐसा कह सकते हैं कि एडेप्टेशन क्या है कि एडेप्टेशन वो चीज है जिसके अंदर अगर हम देखें तो वो उस सराउंडिंग कंडीशन के लिए एडेप्ट हो चुके हैं। जस्ट एग्जांपल, पोलर बियर्स आर फाउंड इन पोलर रीजन्स, जहां ठंडे प्रदेश है वहां प्रेजेंट होते हैं। उनका बॉडी स्ट्रक्चर भी उसी तरह का बना होता है। दे हैव लॉन्ग हेयर्स, उनके शरीर पर बहुत बाल होते हैं जो उनकी बॉडी को उस ठंड से बचाने का काम करते हैं। दूसरा आप एक एग्जांपल देखेंगे, द कैमल प्रेजेंट इन डेजर्ट, जो ऊंट होता है वो डेजर्ट में प्रेजेंट है और उसकी बॉडी में ऐसे डिफाइनिंग फीचर्स प्रेजेंट होते हैं जो उसको सर्वाइवल के लिए हेल्प करते हैं कि इट विल बी प्रेजेंट ऑन डेजर्ट, कि वो वहां पर सर्वाइव कर सकता है। एडेप्टेशन, सो एडेप्टेशन वो कंडीशन है जिसमें हम अपने आप को एडेप्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट, ठीक है। लेकिन अगर हम रिप्लेस कर दें, पोलर बियर्स को डेजर्ट में ले आए और कैमल को अगर पोलर रीजन्स पर छोड़ दिया जाए तो इट कैन नॉट बी सर्वाइव, बिकॉज उनके अंदर वो एडेप्टेशंस है ही नहीं। और एडेप्टेशंस क्या होते हैं कि एडेप्टेशंस जेनेटिकली ट्रांसफर होते हैं, हेरिटेबल होते हैं वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। इसे हम इवोल्यूशन में भी डिस्कस करेंगे। तो नाउ एडेप्टेशन विल बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। कुछ एडेप्टेशन छोटे से थोड़े समय के लिए होते हैं, बट लॉन्ग टर्म एडेप्टेशन कुछ लंबे समय के लिए होते हैं। तो शॉर्ट टर्म एडेप्टेशंस क्या है? जस्ट सपोज दैट हाइबरनेशन, आपने सुना होगा कि रेप्टाइल्स के अंदर हम हाइबरनेशन एस्टिवेशन की बात करते हैं, तो वो अपने आप को हाइबरनेट कर लेते हैं डिफरेंट कंडीशंस में, जिससे क्या करते हैं वो अपनी मेटाबॉलिक प्रोसेस को बहुत स्लो कर देते हैं, वो अपनी होने वाली सारी रिएक्शंस को स्लो कर देते हैं। सो इट विल बी सर्वाइव ए लॉन्ग टाइम डिफिकल्ट कंडीशन, कि वो अपने आप को उस डिफिकल्ट कंडीशन में लंबे टाइम समय तक बचाए रखें। तो इस तरह का जो एडेप्टेशन है वो शॉर्ट टर्म एडेप्टेशन कहलाता है। बट लॉन्ग टर्म एडेप्टेशन वो होता है जो उस स्पीसीज के साथ आने वाली नई स्पीसीज के साथ यानी एक लंबे टाइम तक प्रेजेंट रहता है, यानी ऑल ओवर द लाइफ प्रेजेंट होता है। सो लॉन्ग टर्म स्विमिंग डक्स में हम क्या देखेंगे कि वहां जो क्लोज होते हैं उनके बीच में कुछ फुट वेब्स बन जाते हैं, जाल प्रेजेंट होते हैं, जो इट विल बी हेल्प फॉर द स्विमिंग, तो वो उनको तैरने के लिए मदद करते हैं और इट इज अ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर फॉर द हेल्प फॉर द स्विमिंग इन वाटर। तो वो उनको तैरने के लिए मदद करते हैं, जो डक्स में किस तरह से प्रेजेंट होते हैं आई विल बी शो हियर। सपोज दैट, सो यहां अगर आप देखेंगे तो एक पूरा जाल प्रेजेंट होता है। जो ये जाल प्रेजेंट होता है ये क्या करता है? इट विल बी हेल्प फॉर दी स्विमिंग। तो ये एक लॉन्ग टर्म एडेप्टेशन है जो लिविंग बीइंग्स के अंदर अगर हम के अंदर देखें तो वो प्रेजेंट होता है। दूसरा थिंग, एक इंपॉर्टेंट फीचर है हमारे लिविंग थिंग्स में रिपेयर एंड रीजनरेशन। सो रिपेयर एंड रीजनरेशन की अगर हम बात करें तो रिपेयर एंड रीजनरेशन में हमारी बॉडी ह्यूमन बीइंग्स की अगर हम बात करें तो हमारे पास वुड हीलिंग रिपेयर रीजनरेशन पावर है कि अगर हमारी बॉडी में कोई छोटा सा वुड या कोई घाव हो जाए तो वो टाइम के साथ रिपेयर हो जाता है, कुछ सेल्स डिवाइड होती है और उसे हील अप कर लेती है। लेकिन हमारे हाथ को अगर काट दिया जाए या पैर को काट दिया जाए तो इट विल बी नॉट कम अगेन, वो दोबारा नहीं आ सकता। लेकिन अगर हम इनवर्टिब्रेट्स में बात करें तो आपने पढ़ा होगा प्रोटोजोआ, पोरिफेरा, सीलेंट्रेट्स में जब हम बात करते हैं हाइड्रा में अगर हम एक कोई भी छोटे से पार्ट को काट दें तो इट विल बी क्रिएट ए न्यू हाइड्रा, क्योंकि रीजनरेशन इट विल बी डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, एपिमॉर्फिक एंड मॉर्फोलेक्सिस। वी हैव द मॉर्फोलेक्सिस टाइप ऑफ रीजनरेशन। सो रीजनरेशन की जो पावर है इनवर्टिब्रेट से वर्टिब्रेट्स में जाते जाते घटती चली जाती है
तो इनवर्टिब्रेट्स हैव द मोर रीजनरेशन पावर बट वर्टिब्रेट्स हैव द स्मॉल रीजनरेशन पावर। लेकिन आप देखेंगे कि वहां पर अगर हम कुछ और लार्वा सैलामेंडर न्यूट्स की बात करें तो वहां पर जो लिम्ब है उसके डीजनरेट हो जाने पर वो वापस से डेवलप हो जाता है। लेकिन हमारे अंदर जो हील देयर वुंड्स कि हमारे अंदर केवल कैसी एक रीजनरेशन पावर होती है जो अपने घावों को भर सकती है। लेकिन हाइड्रा इनमें हम देखें कि एक छोटी सी सेल अगर आप उसे बिल्कुल टुकड़ों में बांट दें, आप उसे छान दें, तब भी एक सेल कॉन्स्टिट्यूट होकर के एक नए हाइड्रा को बना लेती है। दे हैव द मोर रीजनरेशन पावर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज एजिंग। एजिंग इज अ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फॉर द लाइफ कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु जरूर होगी। लेकिन जब हम बड़े होते हैं तो हमारी एज बढ़ती चली जाती है। तो हमारी जो एज है वो जो एज है उसकी स्टडी यानी एजिंग हमारे साथ बढ़ता चला जाता है। एजिंग की स्टडी को जेरंटोलॉजी कहा जाता है। इज इंपॉर्टेंट व्हाट इज एजिंग स्टडी ऑफ एजिंग इज नॉन एज जेरंटोलॉजी कहा जाता है। और एजिंग में आप देखेंगे कि जैसे हम बचपन में थे वैसे एडल्ट नहीं, जैसे हम एडल्ट थे वैसे हम जाकर के जब हम वृद्ध होंगे तब वैसे नहीं रहेंगे। तो आप देखेंगे हमारे फेस पर कुछ रिंकल्स आ जाते हैं, हमारे बाल सफेद होने लगते हैं, बॉडी स्ट्रक्चर भी कमजोर होने लगता है। आप देखते हैं ऐसा बिकॉज हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे मेटाबॉलिकली चेंजेस आते हैं। तो इज नॉन एज एजिंग। सो एजिंग एक ऐसा कंसेप्ट है जिसके अंदर हम समझ पाते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी चीजें चेंज होती है और हम अपनी लाइफ को बढ़ा रहे होते हैं और हम मृत्यु की तरफ बढ़ रहे होते हैं। तो एज कहां से शुरू होती है आपको मैं बताना चाहूंगा। नाउ वी डिस्कस अबाउट द ए न्यू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द डेथ। द डेथ इज द अल्टीमेट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लिविंग बीइंग, इज अ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर। तो व्हाट इज द डेथ स्टडी? The study of death is known as thanatology. Is a very important. The study of death is known as thanatology. It is the ultimate termination of functional life. ये हमारे पूरे जीवन का एक अंत होता है जिसे हम डेथ कहते हैं। डेथ को दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है, एक क्लिनिकल डेथ और एक बायोलॉजिकल डेथ। तो चलिए हम जानते हैं क्या होता है क्लिनिकल डेथ। तो क्लिनिकल डेथ में जब आपने देखा होगा कि डॉक्टर्स हार्ट बीट चेक करते हैं, रेस्पिरेशन को देखते हैं, पल्स रेट चेक करते हैं, प्यूपिल्स डायलेट कर जाते हैं, तो उसे क्लिनिकल डेथ कहा जाता है। और एक होता है बायोलॉजिकल डेथ कि जिसमें हमारा ब्रेन काम करना बंद कर देता है, फंक्शनिंग रुक जाती है, तो उसे हम एक बायोलॉजिकल डेथ कहते हैं। तो क्लिनिकल डेथ क्या है? क्लिनिकल डेथ के सिम्टम है हार्ट बीट स्टॉप हो जाना, पल्स स्टॉप हो जाना, पल्स रेट का गिर जाना, ब्रीथिंग स्टॉप एंड प्यूपिल डायलेट। हमारे आंखों के अंदर जो पुतली है उसके अंदर अगर हम प्यूपिल को देखें तो वो फैल जाती है और वो डायलेट कर जाती है, तो उसे हम प्यूपिल डायलेशन कहते हैं। इसके साथ दूसरा है बायोलॉजिकल डेथ। तो बायोलॉजिकल डेथ क्या है? स्टॉप फंक्शनिंग ऑफ ब्रेन, यानी जब ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिलती तो उसके टिश्यूज और सेल्स काम करना बंद कर देते हैं, उसे हम कहते हैं स्टॉप फंक्शनिंग ऑफ ब्रेन। इसके साथ बायोलॉजिकल डेथ को कई पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जैसे पैलर मोर्टिस। तो आफ्टर डेथ के बाद जो बॉडी होता है उसका कलर लगभग थोड़ा पीला हो जाता है, पेलनेस कहते हैं उसको अपन, तो वो पैलर मोर्टिस एक सिम्टोमेटिक है। लिवर मोर्टिस के अंदर क्या होता है कि जो ब्लड होता है वो लोअर पोर्शन में जाकर के इकट्ठा हो जाता है, इन द सेटलिंग ऑफ द ब्लड इन लोअर पोर्शन। एंड थर्ड द एल्गर मोर्टिस, द रिडक्शन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, कि जिसके अंदर हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर हो वो धीरे धीरे गिरता जाता है। इस तरह से हम डेथ को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, क्लिनिकल डेथ एंड बायोलॉजिकल डेथ। तो बायोलॉजिकल डेथ में पैलर मोर्टिस, लिवर मोर्टिस और एल्गर मोर्टिस। काफी इंपॉर्टेंट थिंग्स है ये, यहाँ तक आप इसे याद रखें और समझने की कोशिश करें। अगर आपको सच में वीडियो अच्छा लगा तो शेयर एंड लाइक करें और सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर टू अदर लिंक। थैंक यू सो मच।